तो बिहार में आखिरकार हुआ वही जिसकी पटकथा कुछ दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनके साथी बदल गए। आरजेडी की जगह बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी उनके साथ आ गई। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुझे याद होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं। शपथ लेने वालों में बीजेपी के तीसरे विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल रहे। तो वहीं जेडीयू की ओर से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र सिंह यादव और श्रवण कुमार मंत्री बनाए गए। साथ ही एचएम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस बीच बीजेपी ने भी हैरान करने वाला कदम उठाया। पिछली बार बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। क्योंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय सिन्हा उपनेता बनाए गए। पार्टी की बैठक में इसका ऐलान होते ही माला पहनाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम कर विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। वहीं उपनेता चुने गए विजय सिन्हा ने जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की बात कही। सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार। बताया गया कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नई जिम्मेदारियां सौंपकर बीजेपी ने बिहार में जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा है। कभी लालू के करीबी रहे सम्राट चौधरी की उम्र 54 साल है। सम्राट कोयरी यानी कि कुशवाहा ओबीसी समाज से आते हैं। ये राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से कई बार विधायक और एक बार सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी से पहले सम्राट चौधरी आरजेडी में थे। 1990 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 2000 से 2010 तक परबत्ता से विधायक रहे हैं। 2010 में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बने। 2014 में शहरी विकास मंत्री की शपथ ली और 2017 में सम्राट चौधरी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 में बीजेपी ने उन्हें बिहार का उपाध्यक्ष बनाया। 2021 में नीतीश पंचायती राज्य मंत्री बनाए गए और 2023 में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो वो भूमिहार समुदाय से आते हैं। बीजेपी में समर्पित नेता की उनकी छवि है। साल 2005 में पहली बार लखीसराय से विधायक बने और लखीसराय से ही लगातार 3 बार विधायक बने। 2017 में नीतीश सरकार में वो मंत्री बनाए गए। दूसरी बार नीतीश सरकार में साल 2020 में बिहार विधानसभा के स्पीकर बने। विजय कुमार सिन्हा को संघ का करीबी माना जाता है। इनकी राजनीति की शुरुआत 1983 में एबीवीपी से हुई थी। 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ने के लिए मौजूदा हालात को जिम्मेदार ठहराया। ये बात उन्होंने तब कही जब आज सुबह राजभवन जाकर उन्होंने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सबकी राय लेने के बाद फैसला लिया। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नीतीश के इस्तीफा सौंपने से पहले सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों को एनडीए में वापसी के बारे में सूचित किया गया। इसी के साथ 17 महीने की महागठबंधन सरकार का अंत हो गया।
महागठबंधन से हटने के बाद नीतीश कुमार ने अलग होने की वजह भी गिनाई। इस दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए हमें अलग होना पड़ा। पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिससे दोनों तरफ तकलीफ थी। तो नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार में ही महागठबंधन पर निशाना नहीं साधा, बल्कि इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए और जमकर अपनी टीस निकाली। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा था। अब उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ। दरअसल नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का शिल्पकार माना जाता है, लेकिन गठबंधन में ज्यादा तवज्जो न मिलने की वजह से वो काफी नाराज चल रहे थे। पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने नीतीश को निशाने पर लिया और पिछले 17 महीनों के महागठबंधन सरकार में किए गए कामों को गिनाते हुए उसका क्रेडिट भी दिया। हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राजद को टाइम में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार के 17 साल बनाम उनके 17 महीने की सरकार की तुलना करके देख लीजिए कि किसकी सरकार ने बेहतर काम किया। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमने उस मुख्यमंत्री से काम कराया जिसके पास बिहार के लिए कोई विजन ही नहीं था। साथ ही उन्होंने जेडीयू के जल्द खत्म हो जाने की भविष्यवाणी भी कर डाली। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी के जल्द खत्म होने का भी दावा किया। आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने पर बीजेपी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि उनके जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पटना से संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जरा बताइए कि अब इस नई सरकार का जो है फ्लोर टेस्ट होगा, और जैसा तेजस्वी यादव अभी कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, क्या आरजेडी कोई दाव विधानसभा के अंदर भी चल सकती है? क्योंकि इस वक्त की परिस्थिति में स्पीकर तो अभी आरजेडी के पास है। लेकिन देखिए, अभी बहुमत एनडीए गठबंधन के साथ है, और बहुमत के साथ जब सरकार बनेगी, फ्लोर पे सरकार बहुमत अपना साबित कर लेगी, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तो स्पीकर भी बदला जाएगा। देखिए, स्पीकर का नाम भी आ रहा है कि नंदकिशोर यादव नए स्पीकर होंगे, क्योंकि नया सरकार अपने नए स्पीकर लेकर आएगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आरजेडी कोशिश करेगी कि चाचा को परेशान किया जाए। चाचा और भतीजे का रिश्ता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। बार बार वो चाचा कह के याद कीजिए, जब 2017 में छोड़ के गए थे तो उन्होंने विपक्ष के नेता के नाते बहुत अच्छा भाषण दिया था, बहुत तारीफ हुई थी उस समय तेजस्वी यादव की, और वो जमीन पर फिर उतरे थे काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की एक प्लानिंग है। लालू यादव चूंकि बाहर है, पहले उस समय लालू यादव अंदर हुआ करते थे, तो लालू यादव के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और एक कहा जोरदार पॉलिटिशियन माने जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा सा बैक एक कदम पीछे हटे हैं तो एक तैयारी होगी, एक कोई ना कोई फार्मूला बनाया गया होगा किस तरह से उनको परेशान करना है, विधानसभा के अंदर कैसे परेशान करना है, बाहर कैसे परेशान करना है। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में महागठबंधन टूटने के साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े हो गए। जेडीयू ने इंडिया गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक धड़ा साजिश के तहत इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में फंस गए हैं और उनके हटने से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा देखा जाए कि इंडिया गठबंधन की जो सफर है वो पटना से शुरू हुई और वही व्यक्ति जिन्होंने सफर शुरू करवाया आज विश्वासघात उन्होंने किया। जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती है। जेडीयू ने आरजेडी और इंडिया गठबंधन से हटने की कई वजह गिनाई। नीतीश और जेडीयू ने आरजेडी और खासकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश कुमार ने कहा कि नौबत इसलिए आई क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। नीतीश ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार में आरजेडी के लोग काम नहीं करने दे रहे थे। नीतीश के मुताबिक इंडिया गठबंधन की वजह से उनकी पार्टी के लोग खुश नहीं थे। वहीं जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की कोशिश की गई। जेडीयू ने यह भी दावा किया कि नियुक्तियों में आरजेडी को अंडर टेबल डीलिंग नहीं करने दिया गया। जेडीयू ने कहा कि गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं होगा। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी के लोग धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणियां कर रहे थे जिसे रोका नहीं गया। जेडीयू ने कांग्रेस से नाराजगी को भी गठबंधन तोड़ने की वजह बताया। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में साजिश के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझा दिया गया। जेडीयू का यह भी आरोप है कि कांग्रेस ने गठबंधन के नेतृत्व को हड़पने की कोशिश की। जेडीयू का आरोप है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व को खत्म करना चाहती है। साथ ही कांग्रेस ने जानबूझकर टिकट बंटवारे को लंबा खींचा। जेडीयू के मुताबिक इंडिया गठबंधन में बीजेपी से लड़ने का कोई प्लान ही नहीं है। बिहार में 17 महीने के महागठबंधन टूटने के बाद जेडीयू और आरजेडी में बयानबाजी तेज हो गई और एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले हो रहे हैं। जेडीयू ने आरजेडी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पोल खोलने की बात कही। अब को सलट देंगे, चिंता मत करिए, अभी तो शुरुआत की है। खुलासा जब करेंगे ना, इनके पाप कर्मों का जब खुलासा करेंगे राजनीति में, तब सब कुछ पता चल जाएगा बिहार की जनता को कि हमने गठबंधन क्यों तोड़ा। आरजेडी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता नीतीश से पाई पाई का हिसाब लेगी। अब ये कहीं के नहीं है और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। आरजेडी के नेता और लालू के बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर नीतीश को गिरगिट बता दिया। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को घेरा। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर दूसरे दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी टीस निकाली। ओवैसी ने नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर भी जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही, आम्ही त्यांना फार जवळनं ओळखतो। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ लिया था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही 17 माह पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो गया। हालांकि यह सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिरकार बीजेपी ने नीतीश कुमार को समर्थन क्यों दिया, जिसका जवाब खुद बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए दोबारा जंगल राज न बन सके, इसीलिए जेडीयू को समर्थन देने का फैसला लिया गया। बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सूबे में पिछले 1.5 साल में जंगल राज जैसी स्थिति हो गई थी, जो अब खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बिहार में एक बार फिर से सुशासन स्थापित करने का भरोसा दिया। वहीं बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक हालात पर अब तक चुप्पी साधे आरजेडी और जेडीयू भी खुलकर आमने सामने आए। दोनों ओर से जमकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से पहला बयान मृत्युंजय तिवारी का आया। उन्होंने नीतीश कुमार के पलटने पर कहा कि जनता सब देख रही है और इन सबका हिसाब जनता ही देगी। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते हुए किए गए कामों की भी तारीफ की। तेजस्वी यादव जी ने किस तरह से काम करके दिखा दिया कि सरकारें किस तरह से जनहित के लिए काम करती है। आरजेडी की तरफ से किए गए हमले पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। पार्टी के नेता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार सुशासन से समझौता नहीं करेंगे। राजस्व विभाग में जो घालमेल करने की कोशिश की गई, उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। दूसरा, मुझे लगता है कि शिक्षकों की बहाली में इन लोगों ने कोशिश किया, पदस्थापन में कोशिश किया, लेकिन चला नहीं। बिहार में भले ही कड़ाके की ठंड हो, लेकिन सियासी पारा काफी हाई रहा। यहाँ पल पल बदलती राजनीति के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहा। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के ऐलान के साथ ही इंडिया गठबंधन भी औपचारिक रूप से टूट गया, जिसके बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इसके लिए बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से कर दी। वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिहार में राजनीतिक खींचतान को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए ये राजनीतिक ड्रामा रचा गया। बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। खुद अमित शाह ने यह बात कई बार कही, लेकिन अब ऐसी क्या वजह रही जिससे बीजेपी ने नीतीश के लिए दरवाजे फिर खोल दिए? इसको आप समझिए। दरअसल इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभरे। हालांकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को खास तवज्जो नहीं मिली, लेकिन बीजेपी को इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए मिशन नीतीश पर लगना पड़ा। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी के लिए बिहार में 2024 की राह मुश्किल लगने लगी। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व अपने तमाम गठबंधन दल के साथ केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा नहीं दिला पाया कि 2024 का प्रदर्शन 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों जैसा होगा। जातीय सर्वे की वजह से पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के लिए परेशानी बना। चुनावी सर्वे में बीजेपी को 25 से 30 सीट का नुकसान दिखाया गया। बिहार में अगर सीटों का नुकसान होता तो इसकी भरपाई किसी राज्य से होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की पसंद नीतीश कुमार है और दोनों नेताओं को परिवारवाद की राजनीति पसंद नहीं है। बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का साथ अहम माना जाता है, जिससे एनडीए को अति पिछड़ा वोट 80 से 85% मिल जाता है। इन सब वजहों से बीजेपी को जेडीयू के साथ जाने की जरूरत महसूस हुई और आखिरकार बिहार में वही हुआ जिसकी अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगाई जा रही थी। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, जिस पर एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चिराग पासवान ने कहा कि वो मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और एनडीए को मजबूत बनाने में जुटे हैं। एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से बिहार में विकास नहीं होने का आरोप भी लगाया। नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पर काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। इससे पहले भी चिराग पासवान नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ जमकर अभियान चलाया था, जिसकी वजह से जेडीयू को कई विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर आपने नेताओं की बयानबाजियां सुनी, लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है ये भी आप सुनिए। केवल उनको शौक है सीएम बनने का, बार बार सीएम बनने का शौक है, वही ना है। वो तो पलटू राम है। बिहार में इतना अच्छा काम हो रहा था सरकार के नेतृत्व में। पलटू राम है, वो बिहार के युवाओं के साथ धोखाधड़ी किए हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही नीतीश मोदी के पोस्टर लगाए गए।
नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पटना में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा था, नीतीश सबके हैं, कोटि कोटि बधाई। बिहार में जेडीयू और एनडीए की सरकार बनने पर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटी। वहीं कुछ कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते दिखे। बिहार में नई सरकार को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। बीजेपी ने विश्वासघात का नया कीर्तिमान बनाया है। जनता इसका करारा जवाब देगी। बिहार में आरजेडी के साथ 1.5 साल पुराने गठबंधन के खत्म होने के बाद नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला जलाया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर बैठे नजर आए तो पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर साथ साथ चल रहे थे। राहुल गांधी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। हालांकि इस यात्रा में टीएमसी के नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ममता जी ने बार बार कहा है कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक अंग है और उसको मैं कहूँगा एक अंग नहीं, एक महत्वपूर्ण अंग है। बीजेपी कांग्रेस की इस न्याय यात्रा पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जिधर जाएंगे कांग्रेस खत्म होती जाएगी। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा। जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस और टीएमसी में तकरार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर आज से डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भविष्य के भारत पर जोर दिया। पीएम ने बताया कि आज देश की हर संस्था दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की जानकारी भी दी। हालांकि इसकी तुलना नए संसद भवन से करते हुए उन्होंने विरोधियों पर तंज भी कसा। अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। उच्चतम न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस पर आज से डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट की शुरुआत भी हुई। समुद्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को टक्कर देने के लिए भारत ने सबसे बड़े वॉर गेम की योजना बनाई है। हिंद महासागर में होने वाले इस सबसे बड़े वॉर गेम में भारत समेत 50 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी, जिनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की नौसेनाएं शामिल हैं। इस वॉर गेम में 20 देशों के युद्धपोत अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी शक्ति दिखाएंगे। 9 सेनाओं की भागीदारी के लिहाज से इसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत समेत कुछ 30 छोटे बड़े जंगी जहाज इस अभ्यास में उतरेंगे। विशाखापट्टनम में हिंद महासागर में होने वाला ये युद्ध अभ्यास 19 से 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 देशों की नौसेनाएं समुद्री हमले के साथ समुद्री लुटेरों के ड्रोन हमलों का जवाब देने का भी अभ्यास करेंगे। अभ्यास शुरू होने से पहले 50 देशों के नौसैनिक और उनके युद्धपोत विशाखापट्टनम में समुद्र किनारे जुटेंगे, जहां आम लोग उनका एक्शन देख सकेंगे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरने से 17 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब सिंगर लाइव परफॉर्म कर रहे थे और तभी वहां बना वीआईपी स्टेज धराशायी हो गया। देखते ही देखते लोगों की चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां कई लोग घायल हो चुके थे। कुछ मिनट पहले तक जगराते में नाच गा रहे लोग इधर उधर भागने लगे। बताया गया कि लकड़ी के पटरों और लोहे के खंभों से एक वीआईपी स्टेज बनाया गया था। उसी स्टेज के नीचे दबने से 17 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की जान चली गई। इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर की। सामने मुख्य मंच है और उसी के साइड से एक और स्टेज बनाया गया था
जहां पे कुछ गणमान्यों को बैठना था, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हुई और इसी अनियंत्रित भीड़ के स्टेज पर चढ़ने की वजह से हादसा हुआ। भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की थी, मगर वो इसमें पूरी तरह से फेल साबित हुए। छोटी सी जगह पर करीब 1600 लोग जमा हो गए थे। यहां तक कि इस प्रोग्राम के लिए पुलिस से भी परमिशन नहीं ली गई थी। यही वजह है कि हादसे के बाद आयोजकों पर केस भी दर्ज कर लिया गया। इधर जागरण में आए लोगों का भी आयोजकों पर गुस्सा फूटा। आयोजककर्ता ने जब इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, यहाँ 15 से 1600 लोगों की आप जगह देख सकते हैं, इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे 15 से 1600 लोग एकत्रित हो सके। छोटी सी जगह पर बी प्राक जैसी सेलिब्रिटी परफॉर्म कर रहे थे और भीड़ को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये जिम्मेदारी आयोजकों की थी कि इसकी पूरी व्यवस्था करते, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि सेलिब्रिटीज को देखने के लिए एक तरह से उन्मादी भीड़ थी। बी प्राक जैसे स्टार्स को देखने के लिए भीड़ का आना लाजमी है। ऐसे में आयोजकों के साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सकरी सी जगह पर इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 28 रनों से जीत लिया। मैच के चौथे दिन रोमांचक मोड़ पर नतीजा आया। आखिरी मिनटों तक किसी को नहीं पता था कि कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। जीत के लिए भारत को 231 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हालांकि आखिरी विकेट तक जीत की उम्मीद बरकरार थी। जीत के लिए हमें 54 रन और बनाने थे, मगर 28 रन पहले ही हम ऑल आउट हो गए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने 39 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए, तो इसके जवाब में भारत ने 436 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 420 रन बना डाले। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाया। ऑली पोप ने अकेले 196 रन बनाए, तो गेंदबाजी में टॉम हटले ने अकेले 7 विकेट चटकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 109वें एपिसोड के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात के संबोधन में अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबके हृदय में राम है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मनरेगा फंड के मुद्दे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जमा हुए। ढोल दमाऊ के साथ उनका स्वागत किया गया। रोड शो के बाद सीएम धामी नारी शक्ति बंधन महोत्सव में शामिल हुए। ईरान पाकिस्तान सीमा के पास बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। तेहरान पुलिस अज्ञात हमलावरों का पता लगाने में जुटी है।